वेलकम टू शांति एकेडमी। आज से हम लोग हायर एजुकेशन की क्लास स्टार्ट करेंगे। अब से जो है आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो डेली बेसिस पे होंगी। ठीक है, मंडे टू सैटरडे क्लास होंगी। ठीक है, 7 to 8। ठीक है, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक की क्लास होगी। ठीक है, सो आप लोगों की क्लासेस जो है मंडे टू सैटरडे होंगी। 7 से 8 बजे का टाइमिंग जो है होपफुली सभी के लिए सुटेबल होगा, और जो नहीं अटेंड कर पाएंगे वो रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। इनका रिकॉर्डेड सेशंस होगा। ठीक है, देखो आप लोगों का जो सिलेबस मेंशन करा गया है, ठीक है, इस सिलेबस के अंदर दो चीजें हैं। एक है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, टीयर 1 के अकॉर्डिंग, और दूसरा है मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेंस कह लो, टीयर 2 कह लो। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये मेंशन करा गया है। और जो मेंस की बात करें, जो आपको रिटर्न में लिखना है जो पेपर, और जिसके मार्क्स आपके ऐड होंगे मेरिट में, वो है मेरा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अगर इन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है, हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को एक नोट्स दी गई थी। ठीक है, सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बहुत ही कंसाइज वे में नोट्स दिया गया था। देखो उसका जो सिलेबस है, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, वो बहुत ही कंसाइज वे में गिवन है। ठीक है, लेकिन आपको अगर प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को लेके चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, मेंस के मार्क्स जो है आपके जुड़ेंगे, आपके मेरिट लिस्ट में बनेंगे, तो ऑब्वियस हम लोग मेंस को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसे पढ़ेंगे कि आपका जो पहला जो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो भी कवर हो जाए, और वो आएगा भी, ऐसे भी घुसना है उसको। ठीक है, थोड़ा इलेबोरेट वे में समझेंगे, और जो सेकंड जो पार्ट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी कवर होगा। ठीक है, देखो हायर एजुकेशन सिस्टम में सबसे आज पहली क्लास है, तो डराने वाली चीजें मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहली क्लास है, बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ पता है। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और एक चीज जो आप लोगों को डेवलप करनी है वो है आंसर राइटिंग। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है मेंस का पेपर है, रिटर्न होगा। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर राइटिंग डेवलप करनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर लिखे जाते हैं, ये भी जब कुछ क्लासेस हो जाएंगी तो उसके ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो जब कभी भी हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए आप सभी के, वो है एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, शिक्षा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे स्लाइड देख करके हो सकता है कुछ बच्चे डीमोटिवेट हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी चीजें इंग्लिश में दी है। ठीक है, बहुत जल्दी में स्लाइड प्रिपेयर हुआ है। एक्चुअल में स्लाइड बहुत, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ होता है। ठीक है, आपको सिर्फ कंटेंट दिखाना नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, उस चीज को कवर करने में समय कम था, और चूंकि कल भी क्लास नहीं हो पाया था, कल से ही बात थी, तो मुझे लगा फिर से कोई कुछ बोले नहीं। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे आपको जो स्लाइड्स है वो आपको इंग्लिश में अभी बेशक दिख रहा है, लेकिन जब आप जो है देखोगे, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो थोड़ी देर के बाद देखना, यहाँ पे आपको जो पीडीएफ अपलोड होगी, मतलब जो क्लास होगी वीडियो क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो पीडीएफ का जो ऑप्शन मिलेगा वो दोनों में मिल जाएगा आपको, हिंदी वाला भी मिल जाएगा पीडीएफ, इंग्लिश वाला भी मिल जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें फिर दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, जब भी हम लोग हायर एजुकेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। बहुत ही बेसिक से चलेंगे, ग्राउंड लेवल का पहला क्लास। ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली जो है एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन, शिक्षा जो है वो एक, आप समझो एक आधार है, एक फंडामेंटल है। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिकली हमें एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझना है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्न कर रही है, यहाँ पे जो भी क्यूरिकुलम फॉर्म हो रहा है वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे एजुकेशन के अंदर, या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि एजुकेशन क्या है, तो बेसिकली एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक आधार है। इंग्लिश में बात करें तो जो शिक्षा, जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल है। फंडामेंटल आपको पता है, पिलर्स की तरह काम करता है। ठीक है, किसके पिलर्स की तरह, तो जो ह्यूमंस हैं उनके पिलर्स की तरह। ठीक है, या फिर वे लोग जो शिक्षा इनटेक कर रहे हैं, जो शिक्षा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षण जिनके, जिनसे जुड़ा हुआ है, एजुकेशन जिससे जुड़ा हुआ है, बेसिकली उनके लिए ये एक फंडामेंटल की तरह काम करता है, एक बेस की तरह काम करता है, जो कहीं ना कहीं उनके पोटेंशियल को, ह्यूमन पोटेंशियल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है।
ठीक है? आपकी जो पोटेंशियल होगी जब आप शिक्षित हो रहे हो, इसका मतलब आपकी पोटेंशियल बढ़ रही है। आप जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे, उतना ज़्यादा आपकी पोटेंशियल बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि किस तरह की पोटेंशियल बढ़ेगी? तो जब कभी भी हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है? तो एजुकेशन के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो ये एक्चुअल में आपकी सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स हैं, उसे समझने में मतलब आपको सोसाइटी के अंदर कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, एक-दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, मतलब सोशल होने में और जिसको कहते हैं वेल ह्यूमन बीइंग बनने में हेल्प करता है एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है? शिक्षा क्या है? शिक्षा एक फंडामेंटल है, एक मौलिक गुण है, आप गुण भी समझ सकते हो, ठीक है? एक कैरेक्टर है जो आपके अंदर आता है जब आप शिक्षित होते हैं, जिसके द्वारा जो ह्यूमन का जो पोटेंशियल है, जो आपका जो पोटेंशियल है वो उभरता है, वो निखरता है, उसे आप अचीव करते हैं, उसे आप प्राप्त करते हैं, ठीक है? क्यों प्राप्त करते हैं? ताकि आप जो है इक्विटी की तरफ इक्विटी मतलब इक्वालिटी की तरफ सोसाइटी के अंदर आपको लगे कि हर कोई समान है। ऐसा ना ऊँच-नीच का जो भेदभाव था इंडिया में, ठीक है? अभी भी है कुछ जगहों पे, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था बहुत ज़्यादा था, आज़ादी से पहले, ठीक है? तो हम लोग समझ सके कि हर कोई ह्यूमन है, हर किसी का अपना राइट है, हर किसी को जीने का अधिकार है, ठीक है? फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी के लिए है, ठीक है? वो कहीं भी जा सकते हैं। तो मतलब एजुकेशन क्या बताता है? एजुकेशन हमें एक समझ देता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इक्विटी पे फोकस करें। हर कोई बराबर है, हर कोई समान है। ठीक है? एंड जस्ट सोसाइटी मतलब एक आप समझो जस्टिस से जुड़ा हुआ है। जस्ट सोसाइटी मतलब एक समाज के अंदर जिस तरह की जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है? उस चीज़ पे फ़ोकस करता है। जस्टिबल बनने में, जस्टिफाइड होने में फ़ोकस करता है क्या? एजुकेशन। ठीक है? इसके साथ-साथ अगर जैसे हमें पता है कि एक नेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होता है, वो क्या होता है? तो आप बोलोगे ह्यूमन रिसोर्सेज़ सर। ह्यूमन रिसोर्सेज़ जो है सबसे बड़ा एसेट है, ठीक है? किसी भी नेशंस के लिए। तो ऑब्वियस है जब ह्यूमन की वैल्यूज़ बढ़ रही है, तो ओवरऑल एक नेशंस की भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है? एक नेशन भी क्या होगा? डेवलप होगा, ठीक है? तो और ये डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, ये जो नेशनल डेवलपमेंट है, उसे प्रमोट करता है, ठीक है? तो जब कभी भी हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे, तो बेसिकली जो एजुकेशन होती है, ठीक है? ये एजुकेशन 3 स्तर पे, 3 लेवल पे काम करता है। सबसे पहला जो लेवल है, वो है ह्यूमन के पोटेंशियल को इंक्रीज़ करता है। जैसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो एनहांस, ठीक है? ह्यूमन पोटेंशियल, ठीक है? जो मनुष्य का जो पोटेंशियल है, उसे क्या करता है? ये बढ़ाता है, ठीक है? इसके अलावा दूसरा क्या करता है ये? सोसाइटी के अंदर इक्विटी और जस्टिफाई या जस्टिस की भावना लेकर के आता है। मतलब ह्यूमन्स के अंदर क्या आएगा? जब हम लोग शिक्षित होते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि एक सोसाइटी के अंदर जो सभी लोग हैं, उनके लिए इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है? और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? जस्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि अल्टीमेटली नेशंस का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है? नेशनल डेवलपमेंट जो होगा, ठीक है? वो भी किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करता है। और ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो एजुकेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है? तो क्लियर हो गया। सो व्हाट इज़ एजुकेशन? तो एजुकेशन इज़ फंडामेंटल ऑफ अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। मैं कितना भी समझा दूँ, आपको एक बार स्टेटमेंट ज़रूर रीड करना है, क्योंकि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि आपको अल्टीमेटली लिखना है। ठीक है? चीज़ों को लिखना है। जब हम लोग चीज़ें लिखते हैं ना, जब राइटिंग में हम लोगों को आंसर देना होता है, तो बेसिकली हम अपने थॉट्स को बताते हैं। एग्जामिनर को एक्चुअली में क्या बताया जाता है? देखो, एजुकेशन अगर इस तरह से बनेगा, हालाँकि ये बेसिक है, तो ये तो पूछेगा नहीं, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ ले, ठीक है? थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये मानूँ कि आपसे पूछ ले कि एजुकेशन का मतलब आपको क्या समझ में आता है? ठीक है? इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है? इतना ईज़ी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर फिर भी पूछता है, देखो क्या है, तो बेसिकली जो है एजुकेशन जो है, ठीक है? तो आप जो है एक्चुअल में जब एजुकेशन के बारे में लिखोगे, तो आप बताओ किसको एजुकेशन के बारे में नहीं पता? सबको पता है। लेकिन एक्चुअल में उसके पूछने का मतलब क्या है? उसके पूछने का मतलब है, आप कितने अच्छे से इस चीज़ को व्यक्त कर सकते हो, कितने अच्छे से इस चीज़ को इलैबोरेट कर सकते हो या अपना इंप्रेशन जो है, वो किस लेवल पे बना सकते हो। ठीक है? एक्चुअल में एग्ज़ामिनर इसी चीज़ को चेक करना चाहता है। ठीक है?
तो राइटिंग जो है वो अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपका, और वो तब आएगा जब आप चीजों को रीड आउट करोगे। ठीक है, आपको चीजें लर्न करनी है, वो तो एक अलग पार्ट हो गया। ठीक है, जो भी पंच पॉइंट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि एजुकेशंस के बारे में अगर आपको लिखने को आ जाए तो एक्चुअल में आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो इम्प्रेशन बनेगा एग्जामिनर की नजरों में, वो तब बनेगा जब आप चीजों को लिख रहे हैं और सही तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। वो तब पॉसिबल होगा जब आप उसे रीड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो जितना भी फैक्ट्स है वो तो लर्निंग पार्ट जो भी होगा इसका, जो भी आपकी पढ़ाई का है, वो तो एक अलग पार्ट है, लेकिन आपको लिखने आना चाहिए। और वो लिखना मतलब कैसा लिखना, क्रिएटिव राइटिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, आपको इम्प्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा वहां पे लिखते समय। ठीक है, तो कुछ पंच लाइंस होती हैं यहाँ पे, कुछ कोट्स होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड किसने क्या बोला, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एलिबरेट वे में एक नोट्स आप लोगों को मिलेगी इसकी, हर एक क्लास की। ठीक है, वो आप एक बार, आपको उसका एक एक लाइन रीड करना पड़ेगा। ठीक है, रीड करना होगा, उसे हाईलाइट करते हुए चलना, ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एजुकेशन क्या है। सो प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज द की टू इंडियाज कंटिन्यूड एसेंट एंड लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज इन द टर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। जो बताया वही यहाँ पे मेंशन है। साइंटिफिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्चुअल में और क्या क्या है, साइंटिफिक एडवांसमेंट बेसिकली जो है एजुकेशन का एक और पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ये एनईपी में ज्यादा अच्छे से मेंशन करा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, कि एक्चुअल में जो एजुकेशन है वो क्या देता है एक्चुअल सामने वाले को। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव है, हम लोग जब शिक्षित होते हैं तो हमारा जो टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट मतलब हमारा जो समझने का जो शक्ति है, ठीक है, हमारे सोचने की जो शक्ति है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है, वो साइंटिफिक हो जाती है। टेम्परामेंट हमारा कैसा हो जाता है, साइंटिफिक हो जाता है। हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, सिर्फ थिंकिंग नहीं करते हैं। सोचता तो सभी है, ठीक है, लेकिन वो थिंकिंग कैसी होती है, वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग की मतलब हम लोग वहां पे जजमेंट ला सकते हैं कि भाई ये सही होगा या ये सही होगा। अब ये सही है तो उसमें कौन सा चीज ज्यादा सही है, ठीक है, एक्चुअल में वो चीज एनालाइज करने का पावर हमें कौन देता है, एजुकेशन देता है। ठीक है, इज द बेस्ट वे, यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मैक्सिमाइजिंग आवर कंट्रीज रिच टैलेंट्स एंड रिसोर्सेस फॉर गुड of the individual, society, the country and the world. The India will have the highest population. ठीक है, अब आगे पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एजुकेशन समझ में आ गया आप सभी को कि एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या होता है। देखो, भारत में अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें, ठीक है, भारत में जब कभी भी हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो जो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे इंडिया का, वो कौन कंट्रोल करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी एक्चुअल में जो इसका एक्चुअल नाम अभी क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो एचआरडी जो मिनिस्ट्री है वो एजुकेशन सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट करती है, उसे कंट्रोल करती है। और एक्चुअल में जो करंट जो है अभी के समय में जो पॉलिसी काम कर रही है एजुकेशन से रिलेटेड, वो क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको बस एक जिसे कहते हैं ओवरलुक देना, ठीक है, वो चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, हायर एजुकेशन है वो इंडिया का ऑप्टिमम लेवल का है। ऑप्टिमम लेवल का मतलब अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल में इंडिया की जो रैंकिंग है हायर एजुकेशन में, वो कितनी है, हायर एजुकेशन में मतलब हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को ताज्जुब हो लेकिन हकीकत है, हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है इंडिया में, वो किस रैंक पे है, पोजीशन क्या है इंडिया की, पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। ठीक है, हायर एजुकेशन की जब भी बात होती है तो इंडिया की रैंकिंग हायर एजुकेशन की क्वालिटीज प्रोवाइड करने में तीसरे नंबर पे पोजीशन, तीसरे नंबर का है। ठीक है, फर्स्ट में कौन आता है, यूएसए। ठीक है, सेकंड में कौन आता है, चाइना, चाइना। ठीक है, सेकंड में कौन आएगा, चाइना। ठीक है, फर्स्ट में कौन है, यूएसए। ठीक है, इस चीज का याद रखना। तो इंडिया की पोजीशन क्या है, थर्ड है। और जो है अगर देखा जाए तो कौन से एज ग्रुप के जो पीपल हैं इंडिया में, ठीक है, उन वो वे लोग हायर एजुकेशन करते हैं, तो 15 साल 15 ईयर्स से लेकर के टू 59 ईयर्स तक। ठीक है, मतलब 15 साल से लेकर के
59 साल तक के लोग जो है हायर एजुकेशन करते हैं इंडिया में, ठीक है? एवरेज डाटा है ये, एग्ज़ैक्ट नहीं, ठीक है? एवरेज डाटा है, ठीक है? क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो भारत में जो एजुकेशन पॉलिसी अभी काम कर रही है, अभी पूरी तरह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जो पॉलिसी काम कर रही है, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ठीक है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअल में क्या है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ठीक है? जिसे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है? और कब इंट्रोड्यूस करा था? तो एक्चुअल में जो है ये 29 जुलाई 2020 को इंट्रोड्यूस करा गया, ये कैबिनेट के द्वारा अप्रूव करा गया है। और इससे पहले वाली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो कौन सी थी? 1986 वाली, ठीक है? इससे पहले वाला एक और था, 2 एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो दोनों एजुकेशन पॉलिसी हट करके तीसरा एजुकेशन पॉलिसी अभी चल रहा है 2020 का, ठीक है? 2020 का। तो यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसे कौन सी कमिटी ने जो है पास करा, ये किस कमिटी के बिहाफ पर है? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है? हम लोग नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उससे पहले कौन-सा था, उससे पहले कौन-सा था, ठीक है? लेकिन अभी चूँकि आपको पूरा समझना है कि स्टार्ट कैसे हुआ, वैसे होता है ना कि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा क्लाइमेक्स देना, तो आप सभी अभी समझ लो ये क्लाइमेक्स चल रहा है, ठीक है? एक्चुअल जो स्टार्ट हुआ है, हमें तो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम पहले पढ़ना है, ठीक है? एंशिएंट से भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो अभी का जो मॉडर्न सिस्टम है एजुकेशन का, वो एंशिएंट से कैसे डेवलप हुआ। उस चीज को समझने के लिए हमें पूरा जो अभी का जो लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे वही चल रहा है अभी, ठीक है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है 2020 जो है, अगर आप इसे अगर देखोगे तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है कि हमारा जो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर देखा जाए तो स्ट्रक्चर क्या था? 10+2+3 का स्ट्रक्चर था, ठीक है? आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है? पहले 10th होगा, फिर उसके बाद +2 हायर एजुकेशन, फिर उसके बाद +3 ग्रेजुएशन होगा, ठीक है? सबने पढ़ा है इस चीज को, ठीक है? अब देखो, उसके बाद फिर अगर आपको मास्टर डिग्री करना है तो +2 और ऐड कर दो, ठीक है? फिर पीएचडी करना है, फिर कुछ और ऐड कर दो, ठीक है? इस तरीके से सिस्टम था। अब इसमें क्या था कि ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन का अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा, तो क्या फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री मिलती थी किसी तरह की? ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती थी फर्स्ट ईयर करने करने के बाद? नहीं मिलती थी, ठीक है? कब मिलती थी? जब हम लोग का जब फाइनल ईयर, लास्ट ईयर जब कंप्लीट होता था, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपने पास करा, तो फिर आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है? अब ये जो सिस्टम था, ये जो एजुकेशन सिस्टम था 10+2+3+ समथिंग इस तरह से जो सिस्टम था, ये अब खत्म हो गया है, ठीक है? अब जो सिस्टम है, वो है मेरा 5+3+3+4 का सिस्टम। 5+3+3+4 का सिस्टम क्या कहता है? इसमें जो स्टार्टिंग के जो 5 साल है, ठीक है? स्टार्टिंग के 5 साल मतलब बच्चों का जो एडमिशन होगा, वो जब वो 3 साल के हो जाएँगे तब उनका वो स्कूल जाना शुरू करेंगे, 3 साल की उम्र में, ठीक है? पहले भेज दोगे तो बात अलग है, ठीक है? 3 साल की उम्र में वो स्कूल जाएँगे और उनका नेक्स्ट 5 इयर्स तक, ठीक है? मतलब आप समझ लो स्टार्टिंग का जो आंगनवाड़ी जो होता है 3 साल तक का, उसके बाद क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है? क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है? तो ये जो 5 साल होंगे स्टार्टिंग का, इसे हम लोग कहेंगे फाउंडेशनल, ठीक है? ये जो एजुकेशन है, ठीक है? ये जो फाउंडेशनल जो पीरियड होगा, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है? किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। पर्पस क्या होगा यहाँ पे कि जो स्टूडेंट हैं, वो स्कूल आना चाहें, ठीक है? आप देखोगे पहले एजुकेशन सिस्टम में क्या था, स्कूल जाने से बच्चे मना कर देते थे, ठीक है? कि नहीं मेरे को स्कूल नहीं जाना। क्यों? क्योंकि टीचर्स हैं, मारपीट होता है, वहाँ पे मारते हैं टीचर, ठीक है? पढ़ाई होती है जो बोरिंग सी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे फाउंडेशनल जो एजुकेशन सिस्टम जो मतलब एजुकेशन सिस्टम का अगर देखा जाए जो फाउंडेशन है, स्टार्टिंग के 5 इयर्स तक का, ठीक है? इसका पर्पस क्या है? इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि एनरोलमेंट बढ़े स्कूल्स के अंदर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा प्रिपरेटरी टाइम। प्रिपरेटरी टाइम में क्या है कि 3 से लेकर के 5 साल तक, मतलब क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक यानी नेक्स्ट 3 इयर्स तक, ठीक है? आप जो है क्ला आप समझ लो 3 से लेकर के 5 तक जो टाइम है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रीपेट्री, ठीक है? प्रिपरेटरी टाइम। इसके बाद आता है मिडिल और उसके बाद आता है सेकेंडरी, ठीक है? सेकेंडरी जो है वो 9 से लेकर के 12 तक का है, 4 साल का ये है, ठीक है? अब उसके बाद कौन सा है? उसके बाद अगेन 4 ईयर है। अब ये 4 ईयर जो होगा नेक्स्ट 4 ईयर, ठीक है? नेक्स्ट 4 ईयर में क्या होता है? नेक्स्ट हमें पता है कि ग्रेजुएशन जो है पहले 3 साल का था, अब क्या हो गया? अब 4 साल का हो गया है,
ठीक है, 4 इयर्स का। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये हायर एजुकेशन का है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या पूछेगा, ये पूछ सकता है कि जो आपका जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन कितने साल का हो गया है, 4 साल का। अब इस 4 साल में अगर सपोज किसी ने पहला साल फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद अगर उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन करा, उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी, ऐसा हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इशू हो जाए या किसी भी प्रकार का कोई भी इशू हो जाए, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, मतलब उसने जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाया, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट किया, पास आउट हुआ, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो उस सिचुएशन में उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। ठीक है, जो उसने जो जो भी फील्ड से लिया हुआ है वो क्या होगा, वो डिप्लोमा करेगा। एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ठीक है, एक और क्या चेंज हुआ है, आपने देखा था कि 10th के बाद जब 12th होता था 10+2, ठीक है, 10+2 जब होता है, 10+2 में क्या होता है, 3 स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, एक होता है साइंस, एक है कॉमर्स और तीसरा है आर्ट्स। इस चीज को हटा दिया गया है। ठीक है, हो सकता है कि अभी जैसे बहुत सारे हो सकते हैं पेरेंट्स हो यहाँ पे, तो उनके अनुसार हो सकता है कि ना उन्हें पता हो, तो उन्हें लगता होगा कि नहीं ये तो हटाया नहीं है। ठीक है, तो जो एनईपी 2020 है, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड नियम्स है। ठीक है, तो अभी पूरी तरह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, हो रहा है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर अंदर जितने भी रूल्स हैं वो सभी रूल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सारे के सारे रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो अब 10+2 जो है वो आप साइंस कॉमर्स या आर्ट्स, इस तरीके का इसमें डिवीजन नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ने का मन है तो मैथ्स के साथ आप हिस्ट्री को चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी के साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी संभव है, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, ये जो स्ट्रीम सिस्टम था ये हट गया है 10+2 में। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन की, हायर एजुकेशन की। ठीक है, ये सेकेंडरी एजुकेशन हो गया। हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में जो आपका जो सबसे पहले जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का हो गया है, जिसमें अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलती है। ठीक है, सॉरी, इसमें जो है सर्टिफिकेट मिलता है, सिर्फ सर्ट जैसे होता है ना, आप सर्टिफाइड हो गए कि आपने ये चीज करा है। जैसे अगर आप देखोगे कि कंप्यूटर का आप कोर्स करने जाते हो, एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स का मतलब ये हो गया कि आपको आता है, बस आता है, क्या आता है वो कुछ नहीं पता आपको, बस अगर कंप्यूटर पे बैठा दिया जाए तो आप ओपन तो एटलीस्ट कर लोगे कंप्यूटर को, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, सर्टिफिकेट मतलब आप सर्टिफाइड हो जाते हो कि हाँ भाई आप जो है आपने किसी तरह का कोई कोर्स किया है। ठीक है, जैसे अभी बताए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो कंप्यूटर से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करा है, कंप्यूटर में सर्टिफिकेट कोर्स करा है। अगर किसी ने बोला तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको जो एकदम इजी वाला जो फंडामेंटल होता है, बिल्कुल बेसिक वाला, कंप्यूटर ओपन करना, शट डाउन करना, ठीक है, रीस्टार्ट करना, कोई एप्लीकेशन को ओपन करना, ये सारी चीजें मालूम होती है। ठीक है, ये फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट। सेकंड अगर आपने करा, सेकंड ईयर करके अगर आपने ड्रॉप करा तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपने जिस फील्ड से करा हुआ है, जो भी आपने ग्रेजुएशन करा है उसमें आपने डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा की आपको डिग्री मिलेगी। तीसरे साल अगर आपने थर्ड ईयर अगर आपने कंप्लीट करके छोड़ा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको जो है डिग्री मिलेगी। ठीक है, ग्रेजुएशन की। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी थर्ड ईयर जब आपने कंप्लीट करके छोड़ा, लेकिन कोई ऑनर्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब जैसे होता था ना कि पहले क्या था कि आपके मार्क्स जैसे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑनर्स ले सकते हो, यहाँ पे वो चीज हटा दिया गया है। ठीक है, अगर आपको किसी स्ट्रीम में अगर आपको ऑनर्स डिग्री लेनी है तो आपको फोर्थ ईयर जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे जो है एक्चुअल में जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री विथ ऑनर्स और रिसर्च। ठीक है, रिसर्च भी मेंशन है एनईपी में। ठीक है, रिसर्च मतलब आपकी जो डिग्री है वो ऑनर्स एक पर्टिकुलर फील्ड में हो गई। ठीक है, आप उसमें रिसर्च कर सकते हो फ्यूचर में। ठीक है, तो ये फोर्थ ईयर का क्राइटेरिया हो गया। ये चीज समझ में आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम, मतलब आपके एग्जाम में अगर कहीं से भी अगर 100% श्योर शॉट है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो है ये टॉपिक। ठीक है, एनईपी, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक है। ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि ये सब कुछ बदल गया है, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें पहले थोड़ी सी बताई है ताकि आपका एक फ्लो बने स्टार्टिंग में। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना कहीं पे। क्लियर हो गया, ये था कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म एनईपी 2020 के। देखो,
यहाँ पे मेंशन करा है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने, वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाया वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, जब हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, ठीक है, एनईपी की जब बात करते हैं हम लोग, तो एक्चुअल में जो एनईपी है, एक्चुअल में जो हमारा एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, ये इसका एक अभी का जो है एक क्राइटेरिया है। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है? ये सिर्फ बुकिश जो लैंग्वेज होता है या आपको बुकिश जो नॉलेज होता है सिर्फ उस पर फोकस नहीं करता। सिर्फ आप ये नहीं बोलता कि आप फैक्ट्स लर्न कर लोगे और आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, इस चीज पे फोकस जो है इसका खत्म हो गया है। एनईपी कहता है, एनईपी 2020 कहता है कि जो स्टूडेंट होंगे उनका जो नॉलेज होना चाहिए वो एक्सटेंसिव रूप में होना चाहिए। एक्सटेंसिव रूप में मतलब जो एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, ठीक है, उसके माइंड का भी डेवलपमेंट हो और उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, एनईपी 2020 ये कहता है, मतलब इससे पहले जैसे हम लोगों ने जब अपने टाइम में पढ़ा था तो उसमें क्या था, एजुकेशन इस तरीके से था कि आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप उतरोगे ना तो पता चलेगा कि आपका जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है वो बिल्कुल जीरो पे है। मतलब आप भले ही 99% लेकर के आए, टॉपर बन करके आए, और जैसे ही कंपटीशन फील्ड में आप उतरते हो तो आप फील करोगे कि मैथ्स में आपके 100% रिजल्ट होने के बाद भी जो एक्चुअल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस को करने का अप्रोच होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। उस तरह की चीजें हमें सिखाई ही नहीं जाती। ठीक है, वो चीजें हमें सिखाई ही नहीं जाती हैं। ठीक है, एकेडमिक एजुकेशन में। और जबकि जो आपका जो कॉम्पिटिटिव एजुकेशन है उसका एक अप्रोच ही बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या था कि पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो बुकिश नॉलेज पे ज्यादा फोकस करता था। ठीक है, देखो टीचर्स जो है एनसीईआरटी पूरा रट करके आएगा, फिर उसी के जो है कुछ पॉइंट्स आपको बता दिया और फिर बोला कि भैया इस चीज को लर्न कर लेना, और आपने लर्न कर लिया। क्वेश्चंस में वही मतलब एग्जाम में आपके वही क्वेश्चंस आए, आपने एज इट इज उतार दिया और फिर आपके मार्क्स आ गए। ठीक है, वो एक अलग क्राइटेरिया था। यहाँ पे जो है एजुकेशन जो है, जो एनईपी जो है 2020 वो कहता है कि जो एजुकेशन होना चाहिए वो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज के साथ होना चाहिए। कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज ये मैं और अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल। ठीक है, मेंटल कैपेबिलिटीज के साथ होना चाहिए। मतलब आप सिर्फ जो है आपका ये नहीं कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपकी मेंटेलिटी भी स्ट्रांग हो रही है। अब ये जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज होती है बेसिकली ये दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होता है फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज। फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज का मतलब आपको अगर लिटरेचर दे दिया जाए, ठीक है, तो आपको पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपको हिंदी की बुक दे दी उठा करके तो आपको पढ़ने आना चाहिए कि उसके अंदर क्या है, या इंग्लिश का बुक उठा के दे दिया तो आपको पढ़ने आना चाहिए एटलीस्ट उसके अंदर लिखा क्या है। ठीक है, पहले क्या होता था, अभी भी है शायद बहुत जगहों पे। ठीक है, अब जैसे जैसे मॉडिफाई हो रहा है तो आपने नोटिस करा होगा कि आपके टाइम में जब आप 10th में होगे तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे आपके टाइम में, ठीक है, जिसे हो सकता है बैक बेंचर हो या कुछ भी हो, उन्हें एटलीस्ट उन्हें पढ़ना तो आना चाहिए था, उन्हें पढ़ने भी नहीं आ रहा था सही से। जो बुक में जो लिखा हुआ रहता था ना उसे पढ़ने भी नहीं आता था, फिर भी वो 10th में प्रमोट हो जाते थे। चिटिंग करके पास कर लिया या कुछ करके पास कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो एनईपी कहता है, एनईपी कहता है मतलब एनईपी 2020 कहता है कि भाई अब हम जो है बुकिश नॉलेज पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जो है बच्चा क्या कर सकता है, हो सकता है चीटिंग करके पास कर ले और बोलेगा कि भाई मेरे पास तो डिग्री है, मेरे को जॉब दो। ठीक है, अब हम लोग जो है कॉग्निटिव नॉलेज पे फोकस करेंगे, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज उसकी कितनी हो रही है उस चीज पे फोकस करेंगे। कॉग्निटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, मेंटली वो कितना प्रिपेयर्ड है, मेंटली वो कितना स्ट्रांग है। अब ये यहाँ पे जैसे ही कॉग्निटिव वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे जो कैपेबिलिटीज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं हम लोग फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज। फाउंडेशनल का मतलब क्या होता है, कुछ बेसिक कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो मतलब जैसे समझ में आए कि वो बच्चा पढ़ा लिखा है, जैसे उसे लिटरेसी रीड करने का, राइट करने का नॉलेज हो। दूसरा उसका न्यूमेरेसी अच्छा हो, न्यूमेरेसी मतलब कैलकुलेशन आना चाहिए। ये नहीं कि अगर बोल दिया जाए 5+3 कितना होगा तो तुक्के से 10 हो सकता है सर। ठीक है, वो चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट उसे कैलकुलेशन मालूम हो। ठीक है, ये हो गया मेरा फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज। दूसरा जो कैपेबिलिटीज है वो है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का जवाब है। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज जिसको हम लोग एडवांस कैपेबिलिटीज कहते हैं, ये एक्चुअली हायर एजुकेशन से आता है। अब ये जो हायर एजुकेशन है, एक्चुअल में हायर एजुकेशन +2 के बाद से स्टार्ट है।
ठीक है, +2 के बाद 5+3+3+4 इसके बाद से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसका जो बेस है हायर एजुकेशन का वो कौन सा है, ये 4 ईयर एज अकॉर्डिंग टू एनईपी, ठीक है। मतलब 9 10 11 12 ये इसका फाउंडेशन है एक्चुअल में हायर एजुकेशन का, जिसे हायर सेकेंडरी कहते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। अब यहां से ही, ठीक है, अब जो है एक स्टेप, मतलब यहां से ही मतलब बच्चों के पास ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग मतलब उनके अंदर समझ की क्षमता हो, उन्हें समझ में आना चाहिए कि मोरलिटी क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया, वो चीज नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब ये अगर देखा जाए ना एनईपी को जब आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको लगेगा कि हाँ अब जाकर के कुछ एजुकेशन में कुछ बढ़िया हुआ है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ अब इंडिया जो है एक स्टेप आगे जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे ये काम कर रहा है। एनईपी बहुत अच्छे से डिजाइन करा गया है इसे, ठीक है। ठीक है, ये नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, इन्होंने जो है रिपोर्ट दिया था 2019 पे, जिनके रिकमेंडेशन पे एनईपी 2020 आया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे सेकंड वाला, सेकंड जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज है उसे कहते हैं हम लोग हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, जिसके अंदर क्या क्या आता है, जिसके अंदर आता है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। मतलब जो बच्चे हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेकंड कॉग्निटिव, ठीक है। जो सेकंड कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है इसके अंदर क्या आता है, ठीक है, ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम लोग एनईपी के दो पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। क्या पर्सपेक्टिव है इसका, पर्सपेक्टिव कह लो, एम कह लो। पहला एम क्या है, फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज जो है स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए। फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज के दो पार्ट हैं, एक लिटरेसी, दूसरा न्यूमेरेसी। लिटरेसी रीड और राइट से जुड़ा हुआ है, मतलब सामने वाले को लिखना और पढ़ना आना चाहिए। न्यूमेरेसी मतलब उसे कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। दूसरा है मेरा हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज के अंदर कुछ चीजें हैं जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के अलावा बोला जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा बोला जाए, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा है एक डिसीजन मेकिंग, और चौथा जो है, ठीक है, चौथा है स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट भी कह लो, और मतलब दो वर्ड मेंशन करा गया है, स्किल डेवलपमेंट या स्किल एजुकेशन, ठीक है। पहला जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हुआ कि जो सामने वाला है अगर वो एक्चुअल में एजुकेटेड है तो वो किसी चीज को सोच सकता है, और सोच सकता है मतलब किस लेवल पे सोच सकता है, एक मोरल लेवल पे, एक रीजनेबल लेवल पे कि क्या सही है और क्या गलत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है आप अब ये नहीं कि क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है, मतलब मैथ्स का प्रॉब्लम दे दिया उसे सॉल्व करो, ये चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि आपको जो है हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दे दिया, उसे प्रॉब्लम, उसका भी नाम प्रॉब्लम सॉल्विंग उसे भी कहते हैं, ठीक है। या फिर लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन दे दिया, बोला कि सॉल्व करके दिखाओ, वो चीज नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी गई, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका डिसीजन क्या है, इस चीज को मतलब उस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लोगे, ठीक है। ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपको एक प्रॉब्लम के बीच में डाल दिया गया, ठीक है, और हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप खुद भी ये चीज सोच सकते हो कि आपके सामने कोई समस्या आ गई, उस समस्या को आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है, क्या बेस्ट उसका अप्रोच होगा, ये कहलाता है मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग, देखो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, सपोज करिए कि आपके सामने कोई समस्या है, ठीक है, इस समस्या का आपको ऑप्शन ए दिया गया है जो उसके अकॉर्डिंग फिट है, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ऑप्शन ए भी है, उस प्रॉब्लम का जो आपके सामने दिया गया है उसका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम बी भी है, ठीक है। देखो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन ये तो एक हो गया, मतलब जिस तरह से एक बुकिश लैंग्वेज हो गया डिफिकल्ट सिचुएशन। एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब है कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही निकलता है डिसीजन मेकिंग, मतलब आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, लेकिन एट दैट टाइम इन तीनों सॉल्यूशन में से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो सबसे बेस्ट है या सबसे बेनिफिशियल है,
ठीक है? उस चीज़ को डिसाइड करना, उस चीज़ का डिसीजन लेना, ये कहलाता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है? मतलब सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट है, उस चीज़ को डिसाइड करना, उस चीज़ को पिक करना, ये हो गया डिसीजन मेकिंग, ठीक है? और इसके अलावा जो चौथा है, वो है स्किल डेवलपमेंट और स्किल एजुकेशन। स्किल डेवलपमेंट का पर्पस ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में वो एज़ अ स्किल होना चाहिए आपका, ना कि आपका नॉलेज। ज्ञान बढ़ा करके पंडित नहीं बनना, ठीक है? ज्ञान बढ़ा करके एक अच्छी जॉब पानी है। सो स्किल डेवलपमेंट का पर्पस क्या है? कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, आपको एक रेपुटेबल जॉब मिले, ठीक है? जिस तरीके का आपका एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग एक आप जहाँ पे फिट हो सकते हो, अपने स्किल के अकॉर्डिंग उस तरह की आपको जॉब मिले, ठीक है? आपका आपका एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है? ये है स्किल डेवलपमेंट या स्किल एजुकेशन का पर्सपेक्टिव। अगर आपसे पूछ ले कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन-सा स्टैंडर्ड बेस स्टैंडर्ड है, मतलब कब से जो है आपका स्किल एजुकेशन स्टार्ट होता है या फिर पूरा एजुकेशन सिस्टम में कौन से स्टैंडर्ड से स्किल एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है? तो आंसर है 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड से स्किल एजुकेशन स्टार्ट होगा, मतलब आपको स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे इंडिया का क्या है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में कह लो या फिर कहीं और कह लो, या किसी की पढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई, तो वो लोग क्या करते हैं, वो 8th पढ़ करके छोड़ देते हैं, या माँ बाप उनके छुड़वा देते हैं कि भाई ज्यादा पढ़ के क्या करेगा या क्या कर लेगी वो, ठीक है। सेकेंड या 10th के बाद छुड़वा देते हैं। तो मतलब 10th जब हो जा रहा है बच्चे का, तो एटलीस्ट कम से कम उसके पास इतनी स्किल आ जाए कि वो अपने आप को सरवाइव करवाने लायक बन सके, मतलब ठीक है, वो मतलब क्या कहते हैं, एक टर्म होता है इसके लिए कि वो इतना इफिशिएंट हो जाए कि अपना जीवन यापन वो कर सके, ठीक है। अभी एग्जैक्टली इसके लिए एक टर्म होता है, मुंह पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये है मेरा सेकंड कॉग्निटिव कैपेबिलिटी की, मतलब 4 पार्ट्स हैं, 4 रूल्स हैं, क्या क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। देखो, जब हम लोग एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, तो बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है अब इंडिया के अंदर, उसे आप 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक है मेरा एलिमेंट्री एजुकेशन, दूसरा है मेरा सेकेंडरी एजुकेशन, और तीसरा है मेरा टर्शरी एजुकेशन। टर्शरी जो एजुकेशन होता है, इसे अगेन हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरा हायर एजुकेशन, एक होता है मेरा वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो स्किल एजुकेशन है, इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, स्किल एजुकेशन का दूसरा नाम क्या है? तो स्किल एजुकेशन का दूसरा नाम है वोकेशनल एजुकेशन, ये भी कहते हैं स्किल एजुकेशन को, ठीक है। स्किल एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन भी कहता है, ठीक है। जो हायर एजुकेशन है, इस हायर एजुकेशन में भी अगेन दो तरह के हायर एजुकेशन है, एक है जनरल और दूसरा है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब आपका किसी में जो है, आपने किसी में रिसर्च की डिग्री ली हुई है, रिसर्च मतलब ऑनर्स की डिग्री ली हुई है, ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप माहिर हो, तो वो हो गया प्रोफेशनल। एक हो गया जनरल, ठीक है। प्रोफेशनल का मतलब ये मत समझ लेना कि मैंने जो है सिर्फ, जैसे होता है ना, इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है तो उसे प्रोफेशनल कहेंगे, नहीं। प्रोफेशनल की डिग्री का मतलब ये हो गया, प्रोफेशनल हायर एजुकेशन का मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे कोई इकोनॉमिक्स लेकर के पढ़ रहा है, ठीक है, तो यानी कि वो इन केस फ्यूचर में एक प्रोफेशनलिज्म को चूज कर सकता है, जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन के अंदर ट्रेडिशनल आता है, कुछ ट्रेडिशनल एजुकेशंस है, ठीक है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि खत्म कर देंगे यहाँ पे, बस छोड़ दिया बस हो गया, ठीक है। एक है न्यू एंड इमर्जिंग। न्यू एंड इमर्जिंग मतलब नए नए जो स्कोप्स हैं, ठीक है, जिससे जो है, जो कहीं ना कहीं रोजगार दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है, उन सभी रोजगार को हम लोग यहाँ पे न्यू एंड इमर्जिंग वोकेशनल एजुकेशन के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर डिजिटल एजुकेशन भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजर फील्ड ऑफ स्टडी है इंडिया के अंदर, वो कौन-कौन सा है? साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, जो अभी तक था, ठीक है, कह सकते हो। इसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर है, आईटीआई है, आईटी, मतलब ये कुछ जो है हायर एजुकेशन के पार्ट्स हैं, ठीक है। मतलब हायर एजुकेशन जो होती है वो स्ट्रीम के साथ होती है, जिसमें से जो कॉमन स्ट्रीम है अलग-अलग फील्ड के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो जब हम लोग एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो नेशनल लेवल पे जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशन का, वो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज़ है, या 3 स्तर में डिवाइडेड है। ठीक है? एक है मेरा सेंट्रल लेवल पे, दूसरा जो है वो है मेरा स्टेट लेवल पे, और तीसरा जो है वो है मेरा लोकल लेवल पे।
ठीक है। सेंट्रल लेवल की जब हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल पे जो सबसे एपेक्स बॉडी है जो एजुकेशन को क्या कर रही है, एडमिनिस्टर्ड कर रही है, वो है मेरा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी। ठीक है, मतलब जो एपेक्स बॉडी है एजुकेशन के अंदर जो हर चीज को कंट्रोल कर रही है वो कौन है, एमएचआरडी। ठीक है, इसके अंदर कौन आता है, इसके नीचे जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन, CABE आता है। ठीक है, मतलब अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो ये चार ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को एडमिनिस्टर्ड करती है। ठीक है, तीसरा जो है वो है मेरा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे आप एब्रीविएटेड फॉर्म में NCERT बोलते हैं। और चौथा जो है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टीचर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होगी उसे डेवलप करना। ठीक है, इसका भी एक नया एक पॉलिसी आया हुआ है जिसके अंदर टीचर्स की क्राइटेरिया मेंशन है कि अगर टीचर है वो कुछ भी करके नहीं निकल सकता। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स हैं वो कुछ गलत करके निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे पेनल्टी चार्ज की जाती है, जेल होता है, पहले इस तरह का नहीं था। मतलब वो भी एक नॉर्मल क्राइम के अंदर काउंट होता था, लेकिन अब जो है ये एक अलग से इसका सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है जो क्रिएट कर रहा है फ्यूचर, अगर वही अगर कुछ ऐसा करे तो उसके लिए पेनल्टी भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये इसका काम है टीचर्स से रिलेटेड पॉलिसीज को लेकर के आना, वो कैसे मतलब काम करेंगे, उनका क्या क्या क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे कौन कौन सी अथॉरिटीज काम करती है ये क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर। देन स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, SIE। स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और जो पांचवा है वो है मेरा टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, टेक्स्ट बुक बोर्ड का अभी लेटेस्ट इनिशिएटिव क्या है कि अब आपने देखा होगा पहले क्या था, हम लोग के टाइम में क्या था कि जैसे ही कोई, जैसे मान लो किसी ने 8th स्टैंडर्ड पास करा, तो 8th स्टैंडर्ड पास करके जो है जैसे ही 9 में आता था ना, वो बहुत ही मोटिवेटेड रहता था कि हाँ भैया मैंने 8 पास कर लिया, अब मैं 9 में आ गया हूँ। तो 9 में आ गया हूँ तो मतलब मैं 9-10 का जो है वो क्या, उसे क्या कहते हैं, फाउंडेशन ऑफ द करियर कहते हैं। तो आपने देखा होगा, आपने अभी भी शायद बहुत जगहों पे है, अभी भी देखा भी होगा या खुद एक्सपीरियंस करा भी होगा। क्या होता था कि जब आप 8 पास करके जैसे ही 9 में जाते थे ना, तो उस समय थोड़ा सा जोश रहता था ज्यादा कि नहीं नहीं बुक खरीदना है जल्दी से, मैं अब 9 में आ गया, अब फिर अगले साल मैं 10 में चला जाऊंगा, तो जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना है। तो आप गए स्टॉल पे बुक लेने के लिए, पता चला कि बुक ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, ये चीज फेस करा है, बहुतों ने फेस करा है अपने टाइम में, मैंने भी फेस करा है अपने टाइम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपने टाइम में मैंने भी फेस करा है। ठीक है, 9 में गया तो फिर ऑब्वियस है कि लगता था कि नहीं जल्दी से सिलेबस कवर करना है ताकि 10th अच्छा जाए। 10th अच्छा जाएगा तो फिर हो सकता है आगे चल के इंजीनियरिंग वगैरह सब करने को मौका मिल जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो स्टॉल पे जाता था तो फिर ऑब्वियस है कि NCERT की बुक ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक बोर्ड ने क्या करा है, एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है कि हर साल जो है बुक्स जो है डिजिटल फॉर्म में अपडेटेड होंगी, जिसे आप जो इनकी साइट्स हैं वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो बुक्स को डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, ताकि किसी की भी पढ़ाई जो है रुके नहीं और वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सके। ठीक है, इसके अलावा लोकल लेवल की बात करें तो लोकल लेवल पे जो ये सिस्टम जो डिवाइडेड है वो बेसिकली वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए डिवाइडेड है। लोकल लेवल पे बात करा जाए तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ा हेड होता है जो एजुकेशन सिस्टम को देखता है, उसका एडमिनिस्ट्रेट करता है। उसके नीचे जो है पंचायत समिति होती है, फिर विलेज पंचायत होता है, फिर विलेज एजुकेशन कमेटी होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो क्या है एक्चुअल में कि जो हमारा अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, ये जिस तरीके से डेवलप हुआ इसे समझने के लिए आपको हमारा प्रिमिटिव जो स्टार्टिंग का था, जिसको हम लोग एंशियंट एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, वो समझना जरूरी है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग एंशियंट एजुकेशन सिस्टम कवर करेंगे। बेसिकली क्रोनोलॉजी अगर समझे तो इंडिया के अंदर जो एजुकेशन पीरियड है, एंशियंट एजुकेशन पीरियड, उसका टाइम पीरियड जो है 1500 BC से लेकर के 1200 AD। ठीक है, या फिर लेटर, या क्या बोलते हैं उसे, 900 AD के बाद का समय माना जाता है। मतलब
1500 बीसी से लेकर लेकर के जो है 900 के बाद का, 900 के बाद का मतलब देखा जाए तो एंशियंट इंडिया, अगर आप देखोगे तो एंशियंट इंडिया जो है वो 700 एडी तक मानी जाती है, ठीक है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो, ठीक है। लेकिन जो 1200 एडी का जो टाइम पीरियड है वो जो है अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड है इंडिया के अंदर। तो आप इसे 900 से लेकर के 1200 समय तक का जो टाइम पीरियड है, यहां तक आप समझ सकते हो कि जो एजुकेशन सिस्टम था स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर, वो एंशियंट एजुकेशन टाइम पीरियड था। अब इसके अंदर कुछ फॉर्म थे या कि कुछ एजुकेशन के फॉर्मेट थे। जैसे 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था वो वैदिक टाइम पीरियड था। और यहाँ पे जिस तरीके की पढ़ाई थी वो वेद के अकॉर्डिंग थी, वेदास के अकॉर्डिंग, उपनिषद के अकॉर्डिंग थी। फिर 600 बीसी से लेकर के 200 एडी तक का जो टाइम पीरियड है, एडी को अब सीई भी लिखा जाता है, तो आपको हो सकता है बहुत सारी बुक में ये सीई के फॉर्मेट में दिखे, मतलब वही है, ठीक है, सेंचुरी अब मान लिया गया उसे, ठीक है। तो 600 बीसी से लेकर के 200 एडी का टाइम पीरियड है, इसमें आपने देखा होगा जैन आए तो जैन का एजुकेशन हो गया, जैनिज्म से रिलेटेड एजुकेशन हो गया, बुद्धिज्म से रिलेटेड हो गया, भगवत गीता लिखा गया इस टाइम पीरियड पे, मनुस्मृति लिखी गई, तो उनसे जो है रिलेटेड जो है हमें यहाँ पे ये मतलब इस टाइम पीरियड में जो एक्चुअल में एजुकेशन का जो सोर्स है वो ये सब है, ठीक है। 200 एडी से लेकर के 600 एडी तक नागार्जुना, और जो है आपने देखा होगा कि महायाना जो बुद्धिज्म जो था, सुत्रास, उनसे जुड़े हुए जो एजुकेशन सिस्टम था, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ। 600 एडी से लेकर के जो 900 एडी तक था वो शंकराचार्य का जो स्कोलेस्टिक जो पीरियड था, जिसमें उन्होंने जिस तरीके से एलिबोरेट करा एजुकेशन को, वो वहां से वो भी एक मेन सोर्स है एंशियंट एजुकेशन का। और 900 एडी से लेकर के 1200 एडी तक का जो टाइम पीरियड है, ये क्या है, वेदांतिक स्कूल, मतलब वेदांतिक स्कूल्स जो है वो बनने शुरू हो गए, जिसमें क्या है, वेद से जुड़ी हुई शिक्षाएं, जब तक मुगल नहीं आया इंडिया में तब तक, ठीक है। मतलब जो कल्चर था एजुकेशन का वो क्या था, वेदांतिक स्कूल्स फॉर्म होते थे, जिसमें वेदों से जुड़ा हुआ ज्ञान दिया जाता था, या फिर और भी ये सब जो है, इन सबको मिला करके जो है उनसे जुड़ा हुआ जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाता था लोगों को, बच्चों को, ठीक है। सो ये है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है, अगर इसके अंदर अगर आप सोर्स देखोगे तो वेदास है, स्मृतिज है, दर्शन शास्त्र है, ठीक है, पुराणास है, पुराण जिसे कहते हैं आप, गीता है, ठीक है। इसके अलावा इतिहास है जिसमें रामायण और महाभारत आता है, ठीक है, ये भी जो है और क्लासिफाइड है, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।